नमस्कार दोस्तों, भाइयों। हमने पिछली वीडियो में आपको भारत की दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से वो सीरीज में थोड़ा याद रखना है। तो आज नदियों वाले ही चैप्टर को थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जब हम नदियों के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहले आज उनको क्लियर करते हैं। देखिए सर, जैसा हमने बताया भारत की जो नदियां हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियां हैं। एक है हिमालय की नदियां या फिर उत्तर भारत की नदियां। हालांकि हमने इसके के लिए हल्का सा आपको पहली वीडियो में बता दिया था। तो जो हिमालय की नदियां हैं तो वो हिमालय से निकलती है, ज्यादातर ग्लेशियर वगैरह पिघलने से, बर्फ के पिघलने से निकलती है। तो इनकी खासियत है कि ये सदाबहार नदी है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक, इनकी एक खासियत और है कि जो हिमालय है हमारा भारत, आप जैसे जानते हैं कि दक्षिण भारत जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की जो नदी है या दक्षिण भारत की जो भूमि है वो प्राचीन भूमि है ज्योग्राफी के हिसाब से, और उत्तर भारत की नई भूमि है। क्योंकि हिमालय कैसा है, तरुण वलित पर्वत है, यानी नया पर्वत है, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है हिमालय। तो इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां नई नदियां हैं। ठीक है भाई, नई नदी है और सदाबहार नदी है क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है और वर्ष भर इनमें पानी बना रहता है। जैसे हम बात गंगा की करते हैं तो गंगा में वर्ष भर पानी रहेगा, ये अलग बात है, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन रहेगा तो सही। ठीक है, लेकिन दूसरी है दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियों को बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियां। ये क्या है, ये मौसमी नदियां हैं और ये पुरानी नदी भी है भाई। ये पुरानी नदियां भी हैं और मौसमी नदियां भी है। पुरानी क्यों? क्योंकि भैया जो हमारा दक्षिण भारत है वो ज्योग्राफी के हिसाब से पुराना हिस्सा है, प्राचीन भारत मतलब प्राचीन काल का है ये। और मौसमी नदियां इसलिए क्योंकि इधर बर्फ नहीं होती, तो यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा पानी होता है और फिर गर्मियों के मौसम में ये नदियाँ ज़्यादातर सूख जाती है। तो ज़्यादातर हमने पिछली वीडियो में आपको इनके बारे में बताया। थोड़ा और देखिए। अब बहुत सारे कहेंगे जी ये प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं, थोड़ा मैप को देखते हैं सर। एक होता द्वीप, एक होता प्रायद्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप यानी आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी हो। ठीक है, जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जिसके तीन ओर पानी हो। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जिसके तीन ओर पानी हो। तो दक्षिण भारत की बात करते हैं हम, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया। तो इसके इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इसके तीन ओर पानी है। तो इस वाले हिस्से को, इससे नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, या दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ठीक है, इधर कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको बर्फीला एरिया मिले, तो इसलिए इधर की नदियां क्या हो गई? मौसमी नदियां। हिमालय की बात करें तो यहां से यहां तक हिमालय पहुंचा हुआ है सर। इतने लंबे चौड़े एरिया में हिमालय है, लगभग 2500 किलोमीटर भारत में हिमालय, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर असम तक पहुंचा हुआ हिमालय। ठीक, इसके बाद हिमालय मुड़ गया है, मालूम होगा आपको, वो हिमालय वाले पोर्शन बताएंगे। और हिमालय मुड़ने के बाद ये इसका नीचे धंसा हुआ हिस्सा समुद्र में आ जाता है, और जब ये दोबारा उठता है तो ये अंडमान निकोबार बन जाता है। ठीक, वो हिमालय वाले पोर्शन पे बताएंगे आपको। तो हिमालय जो है यहाँ पर, इससे जो भी नदी निकलेगी वो कैसी होगी? वो सदाबहार नदी होगी भाई। हिमालय से निकलने वाली नदी सदाबहार नदी, इधर की नदी मौसमी नदी। ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं सर। अब जब हम बात कर रहे हैं नदियों की, तो अभी हमने इधर नीचे वाली नदियों के बारे में बता दिया, आज थोड़ा ऊपर वाली नदियों के बारे में। इससे भी अलग हमें कई चीजों पर ध्यान रखना है। देखिए सर, देखिए कई बार सवाल आता है कि गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना की सहायक नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है। ये तो सिंपल हो गया कि हमने 3-4 सहायक नदियों के नाम रट लिए, लेकिन पहले हम बात करते सहायक नदी होती क्या है। देखिए सर, ध्यान से सुनना। अगर एक नदी है ए, इसमें एक नदी दूसरी आकर मिली बी, इसके बाद
दोनों नदियों के मिलने के बाद जो संयुक्त नदी बनेगी, इसका नाम या तो ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। तो मान लिया इसका नाम हुआ ए, आगे चल गए ए और बी मिली, उसके बाद इसको ए के नाम से जाना गया, तो इसका मतलब ए मुख्य नदी है और बी सहायक नदी है। और अगर इसका नाम आगे बी हो गया, ए और बी मिली, आगे इसको बी के नाम से जाना गया, ए का नाम खत्म हो गया, तो बी सहायक मुख्य नदी हो जाएगी, ए सहायक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना भाई इस चीज को, इसमें भी आजकल सवाल निकल कर आ रहे हैं। सपोज कीजिए एक नदी ऐसे जा रही है, इसका बहाव ऐसे है, ज्यादातर भारत की नदियों का बहाव ऐसे है। ठीक है, तो अगर एक नदी इधर से जा रही है, अब अगर इससे कोई इधर से आकर एक नदी मिल रही है, तो देखिए इधर को जा रही है तो ऊपर लेफ्ट हो गया है, बाईं ओर से मिलने वाली, और नीचे राइट हो गया है। ठीक है, तो अब बहुत से कहेंगे जी नदी का लेफ्ट और राइट क्या होता है, तो नदी का लेफ्ट राइट ये मानिए, अगर नदी का बहाव जिधर है, आपका चेहरा उधर ही मानकर चलना। आपको नदी का बहाव इधर की तरफ है तो आप अपना चेहरा इधर मानिए, अगर आपके लेफ्ट है तो वो नदी का लेफ्ट माना जाएगा। सपोज कीजिए नर्मदा की बात करते हैं, यहां से ऐसे जा रही है, तो इसका लेफ्ट नीचे है, इसका लेफ्ट नीचे, अगर इधर से कोई मिलती है, ऊपर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो याद रखना, आपको आजकल कुछ सवाल ऐसे बन जाते हैं कि इसमें बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, बाईं ओर से या दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। तो ऐसे भी सवाल निकल आते हैं, स्पेशल जब एग्जामिनर मूड में होता है। तो अभी तो हम इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं भाई, जब भारत की, उत्तर भारत की नदियों की बात करते हैं, तो यहां पर हमारी 3 नदी प्रसिद्ध हैं, एक सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों को नदी भी कहना सही नहीं है, देखा जाए तो इनको बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तो है, लेकिन इनमें इतनी सारी नदियां मिली हुई हैं कि इनको रिवर सिस्टम बोला गया है, केवल रिवर नहीं बोला गया। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं। ये तीनों अगर आपने समझ लिए तो समझिए उत्तर भारत की नदियां क्लियर हो गई। पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। देखिए, क्योंकि इसमें छोटा ही बताना है हमें, सिंधु नदी तंत्र में ज्यादा नहीं बताना। देखिए, ये जो तिब्बत चीन है, यहां पर एक झील है, मानसरोवर झील। ये भारत है, फिर नेपाल है, फिर तिब्बत और चीन आ जाते हैं। तो तिब्बत का हिस्सा मानसरोवर झील है। अब मानसरोवर झील बहुत बड़ी झील है, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हम करते हैं वो इसी झील की करते हैं। ये कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास में है मानसरोवर झील, भगवान शंकर का निवास माना जाता है जिसको। तो इस मानसरोवर झील से भारत की 3 प्रसिद्ध नदी निकलती हैं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। मानसरोवर झील से ये ऐसे निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और पाकिस्तान में घुसेगी। पहले देखिए, यहां से ऐसे गई, ऊपर की तरफ गई, पाकिस्तान में घुसी, पाकिस्तान में घुसने के बाद ये यहां पर, इधर कराची पड़ता है, कराची से नीचे की तरफ क्या बोलते हैं, अरब सागर में मिल गई। तो ये पहले उत्तर की तरफ प्रवाहित होगी, फिर सीधी पश्चिम में जाएगी, फिर दक्षिण की तरफ को बहाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंधु नदी है सर, ऐसे आती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं सर। जब ये सिंधु नदी इधर जाती है पाकिस्तान में, कहां मिलती है, अरब सागर में ही मिलती है। तो इसमें भारत की 5 प्रमुख नदी और मिलती हैं सर। हम बात सिंधु नदी की कर रहे हैं सर। भारत की 5 प्रसिद्ध नदी मिलती हैं, क्रम से लिखवा रहा हूं मैं, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदी हैं जिन्हें पंच नदी भी बोलते हैं सर। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज, ये भी भारत की नदियां हैं। तो ये जो 5 नदी हैं, ये क्या होती हैं कि भाई झेलम कश्मीर से निकलते हुए, ऐसे होते हुए पंजाब से होते हुए हल्का सा, और ये आगे निकल जाती है।
ये झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये सारी पाकिस्तान में एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। ये नदी मान लिया यहां पर आकर पांचों नदी मिल गई हमारी, ठीक है, इस तरह से नदी मिल गई हमारी। तो जब ये मिलती हैं, इसके बाद ये मैप पर थोड़ा सा मैं वैसे ही बना रहा हूं बिना उसके, इसको पंचनद बोलते हैं। और ये किस में मिल जाती है? ये सिंधु में मिल जाती है सर, ये पांचों सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन याद रखना, व्यास और सतलज और व्यास का संगम क्या? हरीके बैराज, ये इंडिया के अंदर ही मिल जाती है सर, पंजाब में। तो हरीके बैराज पर ये मिल जाती हैं, जहां से इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है हमारी, ठीक। तो ये तो इंडिया के अंदर मिलती हैं, एक आगे सतलज ही चलती है। फिर ये चारों की चारों अलग अलग स्थानों पर पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं, और पाकिस्तान में जाकर मिलने के बाद फिर ये सिंधु में समा जाती हैं। तो ये सिंधु की भारत प्रसिद्ध सहायक नदी है भारत की दृष्टि से। पाकिस्तान की दृष्टि से और बहुत सारी नदियां हैं, उनको छोड़िए। सिंधु भारत में लेह के से होता हुआ निकलता है, लेह से होता हुआ निकलता है सिंधु नदी जो है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है सिंधु नदी में, कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता या सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसके तहत सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का इंडिया लगभग 20% पानी यूज कर सकता है, और उस पर हम बाधा नहीं डाल सकते। लेकिन जो हमारी सतलज, व्यास हैं और रावी नदी है, इनका हम 80% यूज कर सकते हैं इंडिया, और इनके पानी को हम होल्ड भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। रोकने का मतलब हम इस पर बांध वगैरह भी बना सकते हैं, और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, 1960 में। सिंधु नदी समझ में आ गई। सिंधु नदी कहां से निकली? ऐसे गई है, कहां से? मानसरोवर झील से उत्तर की तरफ गई, और फिर होते हुए पाकिस्तान से तब अरब सागर में गिरती है। दूसरी आती है एक नदी, और ध्यान रखना, मानसरोवर झील से ही एक नदी निकल रही है, सतलुज नदी। सतलज नदी यहां से हिमाचल प्रदेश, पंजाब में होते हुए निकलती है। हिमाचल, पंजाब में सतलज नदी मिलती है सर, ठीक है। ओके सर। तो ये भी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील की राक्षस ताल या राक्षस ताल से। सतलज नदी मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है सर, उद्गम होता है सर। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंधु नदी तंत्र। इसमें आप इतना ही याद रखेंगे बस, ज्यादा, ठीक। बाकी जो नदियां हैं याद रखना, ये जो हमने सहायक नदी निकलवाई, तो इसमें सिंधु और सतलज चीन से निकलती है, बाकी भारत के अंदर से ही ये उद्भव होता है। चाहे वो झेलम की बात करें, शेषनाग झील से निकलती है, चाहे आपकी चिनाब की, रावी की बात करें, ठीक है। ये सभी के सभी कहां से निकलती है? ये भारत से निकलती है। लेकिन सिंधु और सतलज चाइना से निकलती है। चाइना भी क्या? तिब्बत से निकलती है। इसके बाद आ जाते हैं सर सिंधु नदी के बाद, यहां से इसी से एक नदी और निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। पहले इसी को कर लेते हैं हम। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, यहां से इसके पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। जब वो यहां पहुंचती है, इधर पहुंचती है जब नदी, तो उसको क्या होता है कि आगे बहुत बड़ा, क्योंकि हिमालय विशाल फैला हुआ है, तो यहां तक उसको रास्ता मिलता रहा है। लेकिन इसके बाद नामचे बरवा, जब ये नामचे बरवा के पास पहुंचती है, तो इसको आगे के लिए रास्ता नहीं मिलता नदी को। इतना विशाल पहाड़ है जिसको ये जो है तोड़ नहीं सकती। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऐसी स्थिति में नामचे बरवा के पास ये तुरंत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और भारत में कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कभी, बहुत अच्छा सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में से प्रवेश करती है, तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम होता दिहांग, ठीक है। लेकिन याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसको बोलते हैं सांगपो। सांगपो, इसको तशांगपो भी कहते हैं। टी साइलेंट है,
सांगपो या तसांगपो, ये शाम्पो भी कह देते हैं भाई, ठीक है। और भी इसके नाम हैं कई सारे। अभी इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं तो यहां से निकलती है, तिब्बत में इसको सांगपो या तसांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। इसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती है फिर यहां से, तो असम में इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारना शुरू करते हैं। हालांकि असम में भी कुछ जगह पर दिहांग वगैरह भी कहा जाता है। इसके बाद असम से ये फिर यहां से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है। यहां बांग्लादेश आप जानते हैं। जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता जमुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में फिर आकर इधर से गंगा की धारा मिल जाती है, और जब गंगा की धारा मिलती है तो उसके बाद इसका नाम हो जाता मेघना, ठीक है। तो जमुना इसका महत्वपूर्ण नाम हो जाता कहां, बांग्लादेश में, और जब ये गंगा की धारा से मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता। अभी इसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालिए, जब गंगा वाला पोर्शन आएगा तो अभी बताते हैं, अभी 2 मिनट में ही। तो पहले समझ में आ गया, फिर से समझिए सर। फिर से ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और तिब्बत में क्या बोलते हैं, शांगपो। फिर जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दिहांग। और जब ब्रह्मपुत्र नदी घूमती है तो कौन से स्थान से घूमती है, नामचे बरवा से। नामचे बरवा पर्वत है, ठीक है। नामचे बरवा के पास से ये मतलब दक्षिण की तरफ को घूम जाती है, कट जाती है, और फिर यू टर्न मारती है बहुत जबरदस्त। दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। फिर इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। और जमुना में जब हमारी गंगा मिल जाती है तो इसका नाम आगे क्या बोला जाता है, मेघना, ठीक है। ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र के बारे में। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लिख लेना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है दिहांग, जो इसका एक नाम भी है, दिहांग। अगर आप इंग्लिश वर्जन वाले हैं तो सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन वाले हैं तो सहायक नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक है। वो समझ में आई, मैं बता ही चुका हूं कि सहायक नदियां होती क्या है। दिहांग, दिबांग, लोहित, मानस और सुबनसिरी, ठीक है। आदि, आदि का मतलब और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां। ये 5 प्रसिद्ध नदी तो जरूर लिख लेना। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और मानस। मानस अभ्यारण्य भी है असम में, मालूम ही होगा। तो ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। एक और सर, अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी इससे थोड़ा छोटा है। सिंधु नदी की लंबाई कम है, ठीक है, लगभग 2850 मान सकते हो, ठीक है। गंगा नदी और छोटी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग में चलता है सर सब कुछ, लगभग 2500 किलोमीटर है। अभी थोड़ा और बढ़ते हैं इस चीज पर। तो अब बात करते हैं भाई गंगा नदी की। गंगा नदी, देखिए अगर गंगा नदी की बात करें तो यहां उत्तराखंड से निकलती है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए, हल्का सा झारखंड, बिहार, झारखंड में पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन अब गंगा नदी की बात करें तो यहां से और यहां तक इंडिया में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहां से चलती है, इंडिया में सिर्फ इतना बहती है। तो अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। लेकिन भारत में अंदर, भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। क्योंकि भारत के अंदर गंगा इतना बह रही है, ब्रह्मपुत्र सिर्फ इतना सा बह रही है। दोनों बांग्लादेश में जाकर मिल जाती हैं सर, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। चलिए अभी डेल्टा को छोड़ते हैं तो फिर से समझ में आ गया। तो गंगा नदी की ऐसे चल रही है सर। अब गंगा नदी अपने आप में, मैंने कहा गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा मानी जाती है।
पवित्र नदी तो कहते ही हैं, ये सभी जानते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिला हुआ, ये सभी भी जानते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गंगा। तो गंगा नदी का जो सिस्टम बनता है उसमें क्या होता है, एक नदी आती है भागीरथी, एक नदी आती है अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। तो लेफ्ट साइड से आती है अलकनंदा, राइट साइड से आती है भागीरथी, और दोनों जब मिलती हैं तो इसके बाद इनका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले, गंगा बनने से पहले की जो स्थिति है अलकनंदा, उसकी भी कुछ कहानियां हैं, तो उसको देखते हैं सर। तो पहले हम सिर्फ अलकनंदा पर फोकस कर रहे हैं। मान लिया ये अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है। अलकनंदा नदी में सबसे पहले जो मिलेगी वो मिलेगी धौली गंगा। धौली गंगा या इसे विष्णु गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो धौली गंगा या विष्णु गंगा नदी मिलती है अलकनंदा नदी में, और इस जगह पर जहां पर मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग, क्योंकि विष्णु गंगा मिल रही है, विष्णु प्रयाग। अब एक चीज और भाई, हमने एक शब्द लिखा प्रयाग, तो भारत में बहुत सारे प्रयाग हैं। तो प्रयाग का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई दो नदी मिल रही है, प्रयाग का मतलब संगम होता है भाई। तो जहां पर प्रयाग शब्द आ जाए तो समझ जाइए कहीं ना कहीं दो नदियों का या दो से ज्यादा नदियों का संगम हो रहा है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा या विष्णु गंगा नाम की नदियां मिलती हैं सर, ठीक है भाई, ओके सर। अब ऐसे ही प्रयागराज किसे बोलते हैं, जहां पर गंगा यमुना का संगम है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। इसके बाद एक नदी आती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी भी बोल सकते हो इसको, नंदा नदी भी बोल सकते हो, नंदिनी नदी भी बोल सकते हो। और ये जहां पर मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूं, अब ये मैप समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलो अभी लिखते हैं। इसके बाद आती है एक नदियां आपकी पिंडर नदी। पिंडर नदी जहां मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा के साथ ही मिल रही है। पिंडर नदी जहां मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। इसके बाद एक आती है मंदाकिनी, वो नंदाकिनी था, यहां मंदाकिनी है, तो सही कर लेना प्लीज। नंदाकिनी, वहां नंदाकिनी या नंदा नदी या नंदिनी नदी, यहाँ मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो होती है, और ये कहाँ मिलती है भैया, इसको ये मिलती है भैया विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, और यहाँ पर आ गया रुद्र प्रयाग। ये सारी की सारी नदी बाईं ओर से आकर मंदाकिनी में मिलती है, अलकनंदा में मिलती है, सॉरी, ठीक है। ये सारी नदी अलकनंदा मिलती है। इसके बाद इस तरफ से एक नदी आएगी जिसका नाम है भागीरथी, और ये स्थान होगा कौन सा, देव प्रयाग। बस ये जो मैप मैंने बताया वो इसलिए बताया कि जो भागीरथी नदी है वो राइट साइड से मिलती है, ये लेफ्ट साइड से मिलती है। ये कहाँ की कहानी है, ये इस एरिया की कहानी है, ऊपर वाले एरिया की कहानी है, नीचे के एरिया की कहानी नहीं है। तो अब हम इसको पहले हम इसको हटाकर आपको नोट करा देते हैं, ठीक है। अभी नोट करना भाई। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास संगम का नाम क्या है, सबसे पहले विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, बोलिए भाई। अलकनंदा, अलकनंदा तो सभी में कॉमन है, प्लस धौली गंगा। या विष्णु गंगा, ठीक है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, इनमें सभी में अलकनंदा तो कॉमन है ही है। इसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद आता है नंद प्रयाग,
अलकनंदा पूरा लिख लेना, प्लस कौन सी, नंदाकिनी, याद रखना नंदाकिनी, नंदा नदी, या नंदा नदी भी बोल सकते हो, नंद नदी भी बोल सकते हो। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कौन सा है भैया, कर्ण प्रयाग। सीरीज में है सर, ये याद रखना, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ को चल रहे हैं, इसी सीरीज में आएगा। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में कौन सा, अलकनंदा, और अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है, बोलिए, अभी बताया था हमने, पिंडर नदी या पिंडार नदी, ठीक है, या पिंडारी नदी भी बोल सकते हो। अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है, कौन सी जगह है, कर्ण प्रयाग। इसके बाद एक और आती है सर, बोलिए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। और ये चार पुराने हो गए, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इनकी डायरेक्शन समझ में आएगी थी, मैंने मैप में बताया था किधर से आकर मिलती हैं, हाँ जी। सबसे महत्वपूर्ण है देवप्रयाग, अलकनंदा के साथ भागीरथी, नोट कर लेना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में, नोट की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, कैसी लैंग्वेज करनी है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गंगा कहलाती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं। एक बात और भाई जो महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड की बात करें तो वहां के आम लोग इन दोनों नदियों को, अलकनंदा और भागीरथी को, सास बहू बोलते हैं, सास और बहू, सास बहू नदी बोलते हैं। भागीरथी को सास बोलते हैं और बहू बोलते हैं अलकनंदा नदी को। भागीरथी जो है रौद्र रूप में है, और बहू यानी कि सास का रौद्र रूप दिखाया गया है और बहू का शांत रूप अलकनंदा को दिखाया गया है। तो इनको सास बहू भी कहा जाता है। कहाँ पर भाई, उत्तराखंड में ही, वहाँ के आम लोग। अभी ये जो सब चल रहा है भाई गंगा नदी पर, ये सब पहाड़ी एरिया में चल रहा है। तो ये जब पहाड़ी एरिया में चलते चलते यहाँ पर जब ये नॉर्मल जमीन पर आती है, समतल पे आती है, तो कौन सी जगह प्रवेश करती है, हरिद्वार। गंगा नदी की बात चल रही है, हरिद्वार में। तो हरिद्वार तो उत्तराखंड में, यहाँ से होते हुए फिर ये ऐसे भागती है सर, ओके। जब ये हरिद्वार से फिर बिजनौर के पास यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक। अब आ जाते हैं, अब ये जब इधर चलती है तो मैंने बताया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए जाती है। तो इसमें ऊपर की तरफ से भी कई सारी नदियां मिलती हैं गंगा में। अब ये तो गंगा से पहले की सहायक नदी थी, अब गंगा की सहायक नदी आ जाती हैं। तो जो मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर की तरफ जो नदी है उनमें पहली इसकी नदी है रामगंगा, ठीक है। इसकी प्रसिद्ध नदी जो इसमें लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, रामगंगा, किधर से, बाईं ओर से। बाईं ओर से आकर मिलने वाली या बाईं ओर की सहायक नदी है रामगंगा। इसके बाद आती है घाघरा। घाघरा का दूसरा नाम क्या भैया, सरयू। गोमती, सीरीज में नहीं लिख रहा हूं, बस याद रखना सीरीज में नहीं है ये। रामगंगा, घाघरा, गोमती, कोशी, क्या हुआ, एक नदी का नाम है कोशी। महागंगा, महानंदा बोलते हैं जिसको। ये सब नदी जो है ये बाईं ओर से मिलने वाली नदी है गंगा की। याद रखना इसमें, क्योंकि गंगा सबसे महत्वपूर्ण है, तो कम से कम ये तो याद होना चाहिए कि बाईं ओर से गंगा, रामगंगा, घाघरा या सरयू, सरयू नदी का दूसरा नाम ही घाघरा है, गोमती और कोशी। इसके बाद गंडक नदी जो नेपाल से आती है, वो भी इसकी सहायक नदी है, गंडक नदी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये हमने ऊपर की तरफ से बता दिया। नीचे की तरफ से बात करें तो एक नदी चलती है यमुना।
ठीक है, और एक चलती है सोन। तो दाईं ओर से मिलने वाली, फिर से लिखते हैं, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में दो प्रसिद्ध रखनी है आपको, यमुना और सोन। ठीक है, यमुना सभी जानते हैं इलाहाबाद में मिलती है, और सोन नदी की बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से मिलती है और ऐसे जाते हुए यहां पर मिल जाती है पटना के पास ऐसे मिलती है उत्तर की तरफ बहते हुए। ठीक है, तो सोन नदी और यमुना नदी दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है, और बाएं किनारे से अभी 4-5 नदी मैं लिखवा चुका हूं। इसके बाद यमुना नदी, अभी सोन को और यमुना को थोड़ा छोड़ते हैं, इसके बाद आ जाते हैं, जब हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी जब काशी में पहुंचती है, काशी यानी वाराणसी में पहुंचती है, तो इसका प्रवाह जैसे ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे उत्तर प्रवाह की तरफ को हो जाती है, यानी घूम जाती है सर। तो पूछा जाता है कई बार कि गंगा नदी कौन से शहर में जाकर उत्तर प्रवाहित होने शुरू कर देती है, तो उत्तर की तरफ को घूमती है कहां पर जाकर, ये काशी में जाकर। ठीक है, एक बात और सर, ये होगी गंगा के बारे में। अब इसके बाद जब गंगा नदी यहां से निकलते हुए बंगाल में पहुंचती है, याद रखना पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के पास, फरक्का के पास। ठीक है, तो इसमें से फिर दो धाराएं फट जाती हैं, एक धारा बांग्लादेश की तरफ चली जाती है और एक धारा कोलकाता से नीचे की तरफ आ जाती है, याद रखना। तो होता क्या है उसको समझिए। गंगा नदी आ रही है यहां पर, फरक्का पे पहुंचती है, तो एक धारा निकल जाती है बांग्लादेश और एक धारा नीचे की तरफ हो जाती है। तो ये जो बांग्लादेश में पड़ती है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ये जो नीचे की तरफ धारा होती है इसे बोलते हैं हुगली। कल की वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा बताया था, हुगली नदी भी गंगा की धारा है। इसको सहायक नदी नहीं कह सकते, सहायक नदी वो होती है जो आकर मिलती है, ये तो उसमें से निकल रही है ना उल्टा, तो इसको सहायक नदी नहीं बोल सकते। गंगा का ही दूसरा नाम हुगली कह सकते हो आप। तो गंगा नदी आगे पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, और बंगाल की तरफ नीचे की तरफ जब आती है तो वो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और जब ये नीचे यहाँ पर आती है तो ऐसी स्थिति में, जब ये नीचे की तरफ आती है तो ऐसी स्थिति में जब ये समुद्र से मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं गंगा सागर। तो गंगा सागर का मतलब क्या है, जब हुगली नदी समुद्र में आकर मिलती है तो गंगा सागर तीर्थ कपिल मुनि का आश्रम है, जिसके बारे में कहा जाता है सारे तीर्थ 100 बार, गंगा सागर 1 बार। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है गंगा सागर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हुगली आ गई, यहां पर पद्मा आ गई। समझ में आ रहा है ना पूरा गंगा का सिस्टम, हम स्टेप वाइज ला रहे हैं कहां से कैसे हो रहा है सर। हमें ये भी पता चल गया ऊपर से नदी मिल रही है, नीचे से नदी मिल रही है। अभी यमुना को छोड़ दिया हमने, यमुना के बारे में बस इतना ही कि भाई प्रयाग में इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। इसके बाद इलाहाबाद का नाम वर्तमान में प्रयागराज है। हाँ जी, इसके बाद आता है हमारा पद्मा वाला सिस्टम। तो जब ये गंगा को लिख लेना, नोट कर लेना अगर नोट नहीं करा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर आ गई पद्मा। इधर से आ रही है कौन सी, जमुना। जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, या तो पद्मा और जमुना कहे या उधर क्या कहें, गंगा और ब्रह्मपुत्र कहें। जब ये दोनों नदी मिलती हैं तो ये बांग्लादेश में मिलेगी, पक्का बांग्लादेश में, कई अंदर की बात चल रही है। तो बांग्लादेश में भैरव बाजार नामक स्थान है, उसके पास मिलती है ये। तो पद्मा और जमुना नदी भैरव बाजार के पास मिल जाती हैं सर। ठीक, इसके बाद यहां पर ये जो है फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। क्या नाम था, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। जब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर इधर से गंगा आई, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है ऐसे। ठीक,
तो बांग्लादेश की अगर हम स्थिति की बात करें, ये वाला जो बांग्लादेश है यहाँ पर, इसमें पहाड़ों की कमी है। यहाँ पर मेघालय जो है, ये वाला जो है, ये पोर्शन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। ये एरिया असम, मणिपुर, मेघालय, ये बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो इधर भी बाढ़ बहुत आती है, लेकिन बांग्लादेश में भी बाढ़ बहुत आती है। देखिए इधर की तरफ हमारा अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। अराकान योमा जो हिमालय का मुड़ा हुआ भाग है, म्यांमार की तरफ अराकान योमा है, और इधर से नदियां आई रही हैं हमारे इंडिया से। तो बांग्लादेश का स्थिति क्या है कि वो थोड़े निचाई में स्थित है, इधर नदी नहीं जा सकती, वापस नहीं जा सकती, तो सभी नदियों का रुख बांग्लादेश की तरफ आ रहा है। तो बारिश में बांग्लादेश में जो बाढ़ का माहौल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन याद रखना, बांग्लादेश ऐसी जगह आ रहा है जहाँ पर पहाड़ वगैरह नहीं है, तो इसमें बारिश कम होती है लेकिन बाढ़ ज़्यादा आती है सर। ठीक है, क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि भाई पर्वत होगा तभी तो बारिश आएगी। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में पर्वत वगैरह कम नहीं होने के कारण, क्योंकि थोड़ा बहुत पठारी एरिया अपना इधर की तरफ ही है, दिल्ली की तरफ ही, बाकी तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मानसून के बादलों को रोकने के लिए या हवाओं को रोकने के लिए, ठंडा करने के लिए पर्वतों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर्वतीय एरिया नहीं होता तो वहाँ बारिश कम हो जाती है थोड़ा। तो ऐसे ही बांग्लादेश में बारिश थोड़ा कम होती है लेकिन बाढ़ भरपूर आती है। क्यों? क्योंकि भारत की तरफ की जाने वाली नदियों का जो पानी है वो सारा का सारा वो बांग्लादेश में ही पहुंचता है। ये भी क्लियर हो गया सर। अब आ जाते हैं हम फिर दोबारा से यमुना पर। हाँ, एक चीज और रह गई थी हमारी कि जब ये इसकी बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी की, तो असम के एरिया में, पहाड़ी एरिया में बहती है ये। अब ये जो है आपका, चाहे नामचे बरवा हो या कहीं और हो, तो वहां से बहुत ज्यादा अवसाद को बहा कर लाती है। अवसाद तो समझते हैं ना? ओके, बहुत अच्छे। अवसाद का मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी, पत्थर, कंकड़ वगैरह बहा कर लाती है, वो जमता रहता है सर। अब वो जमेगा कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में जहां पर वो जमेगा तो वहां पर ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है कि नदी आई, यहां पर अवसाद जमा दिया। अब अवसाद इस एरिया में जमना शुरू हुआ तो एक पानी, नदी इस ऊंचाई से तो निकलेगा नहीं, तो जहां पर उसे रास्ता मिलेगा इधर से निकलेगा। एक पानी की धारा ऐसे निकल गई। तो ब्रह्मपुत्र के साथ भी यही होता है सर। कैसे होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जा रही है और यहां पर अवसाद जम गया, तो एक धारा ऐसे बह गई, एक धारा ऐसे बह गई और ये मिल गई, ये अवसाद का एरिया है। तो इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो बीच में क्या बन गया? टापू बन गया, आइलैंड बन गया, द्वीप बन गया। और ये जो द्वीप बनता है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बना रही है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में बना रही है, जिसका नाम है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड है, लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। एक डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुका अभी है। ओके, इसके बाद चलते हैं सर, आ जाते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना नदी। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, अगर हम यमुना नदी की बात करें तो ये यमुनोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। ठीक है, गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। ठीक, उसको तो याद रह जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। गोमुख ग्लेशियर है जहां से वो निकलती है गंगा। अब आ जाते हैं, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी ऐसे चलती है यमुनोत्री से निकलते हुए, फिर आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। लेकिन यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? यहां पर है पहले यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, सीरीज में लिख रहा हूं मैं, बेतवा नदी, और यहां पर है केन नदी। चंबल, बेतवा और केन नदी। ऊपर की तरफ से भी एक बहुत प्रसिद्ध नदी आती है जो कि है हिंडन नदी। यमुना में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है हिंडन नदी, टोंस नदी।
यमुना की जो सबसे पहली सहायक नदी है टोंस नदी, टोंस, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, इनमें हमें कुछ नहीं लिखना, इनमें हमें कुछ नहीं लिखना, बस सहायक नदी कौन कौन सी है ये लिख लेना। चंबल नदी की बात करते हैं थोड़ा सा। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ियां हैं, जाना पाव की पहाड़ियां हैं जहां से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें चंबल नदी की तो यहां से निकलती है सर। जब ये यहां से निकलती है तो ये ऐसे बहती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। आईआईटी हब है कोटा, आईआईटी वगैरह के जो छात्र तैयारी करते हैं कोटा राजस्थान में, तो वहां से होते हुए ये दोबारा एमपी में प्रवेश करती है, फिर यूपी में प्रवेश कर जाती है। यूपी में आकर किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर थोड़ी दूर राजस्थान, फिर दोबारा एमपी, फिर यूपी में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी से राजस्थान, मध्य प्रदेश और कौन से भैया? यूपी। ठीक, इसके बाद तो चंबल नदी क्लियर हो गया। इसके बाद जाना पाहो की पहाड़ियों से निकलती है, इस पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध भी बने हुए हैं। चंबल नदी घड़ियाल वगैरह के लिए भी प्रसिद्ध है, जानते होंगे आप। इसके बाद एक चीज और आती है, चंबल की सहायक नदी है, देखिए सर, गंगा। गंगा की सहायक कौन सी है? यमुना। और यमुना की सहायक कौन सी है? चंबल। लेकिन चंबल की सहायक कौन सी है? क्षिप्रा। ये जरूर ध्यान रखना, उज्जैन वाली, महाकालेश्वर, क्षिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, क्षिप्रा की भी सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक क्षिप्रा, क्षिप्रा की भी सहायक नदियां हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण, ये सिस्टम जरूर याद रखना आपको। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद एक चीज और आती है सर, अभी हमने बताया था आपको कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ध्यान कर लेते हैं हम। हरिओम। सोन नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है उसको देखिए सर। गंगा नदी ऐसे जा रही है, यहां पर है अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है इधर को, नाम क्या है? नर्मदा। एक नदी निकलती है इधर को, नाम क्या है? सोन। और सोन यहां से उत्तर की तरफ बहते हुए, सोन नदी उत्तर की तरफ बहते हुए कहां पर मिलती है? पटना के निकट। यमुना गंगा नदी में पटना के निकट सोन नदी मिल जाती है सर। तो आपको दो चीज याद रखनी है सोन नदी में, अमरकंटक की पहाड़ी से पूर्व की तरफ को निकल के फिर उत्तर की तरफ को बहती है ये, और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिम की तरफ को बहती है। दो नदी निकल गई अमरकंटक से, विपरीत दिशा में निकल गई। सोन नदी उत्तर की तरफ बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब नदियों की बात करते हैं तो नदियों में एक महत्वपूर्ण चीज और है, एक नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी, इसको ध्यान रखना, तीस्ता ऐसी नदी है जो पहले गंगा की सहायक थी, लेकिन वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी नदी जो पहले कभी प्राचीन काल में गंगा नदी की सहायक नदी होती थी, यानी ये इसका पानी गंगा में नदी में शामिल होता था, लेकिन वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। ऐसा कैसे हो गया भाई? सिंपल सी बात है। देखिए, अंग्रेजों के टाइम में एक बाढ़ आई थी बहुत भयंकर, अब से लगभग 125-250 साल पहले। ठीक है, तो जब वो बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के दौरान इस तीस्ता नदी ने अपना पूरा का पूरा रास्ता बदल दिया था, सारा जलमग्न हो गया। फिर जहां पर रास्ता मिला तो एक नया रास्ता बना दिया। तो पहले क्या था? ये गंगा, यहाँ ब्रह्मपुत्र, तीस्ता ऐसे थी पहले, फिर इसका रास्ता ऐसे बदलकर ब्रह्मपुत्र में मिल गया। तो पहले ये गंगा की सहायक थी, वर्तमान में ये किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। एक चीज और जो हम बीच में भूल आए हैं उसको भी क्लियर कर लेना। हाँ जी, जब पद्मा और जब जमुना, जमुना समझ में आ गया ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे मिलती हैं तो इनका नाम
किस नाम से जाना जाता है? मेघना। हालांकि एक मेघना नाम की नदी भी मिलती है, लेकिन याद रखना कि कभी कभी सवाल ऐसे बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र में जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, ध्यान से सुनना, बांग्लादेश में जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं, पद्मा और जमुना के नाम से मिलती है, तो उसके बाद उनका संयुक्त धारा का नाम क्या कहलाता है? मेघना। मेघना भी कहा जाता है इसको। हालांकि एक मेघना नाम की नदी भी है। मेघना और बराक नाम की नदियाँ इधर से भी आती हैं जो इसमें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन आप बस यही ध्यान रखना कि गंगा नदी के ही और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम का नाम है मेघना। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद जब हम नदी की बात करते हैं तो भारत की एक प्रसिद्ध नदी, नहर का भी नाम लिख लेना। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, नहर की बात कर रहे हैं, या राजस्थान नहर है। यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज, जहां सतलज और व्यास नदियां मिलती हैं वहां पर एक हरिके बैराज बनाया गया है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है। वहां से निकलती है भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी सिंचाई नहर, कुछ भी कह सकते हो। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो राजस्थान को होता है। पंजाब को भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान को होता है इससे, तो इसलिए इसका नाम राजस्थान नहर भी कह दिया गया है। समझ में आ गया भाई? ओके, तो फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, दूरी के हिसाब से देखें तो पूछा जाता है 4 नदी दे दी, इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में से ही दे दी तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र भी ऑप्शन में दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, बोलिए भाई, यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। ये सब आप पढ़ चुके हैं सर। तो ये जो था सर, हमने जो आज आपको बताया, ये बताया हमने आपको भारत की नदियों के बारे में। एक बात और सर, ध्यान से सुनना थोड़ा सा इस चीज़ को, अगर आप पूरे किसी नॉर्मल कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है। जो हमने बताया है ये कंप्लीट है, इसको ढंग से कर लिया कोई सवाल नहीं बचता, लेकिन फिर भी देखते रहना चाहिए, इनको मैप में भी देखना चाहिए। जब हम मैप पर ध्यान देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप मान लिया यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेशल क्या कह रहा हूँ, यूपी का एग्ज़ाम, तो यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी के अंदर की नदियों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में भी पूछ लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप किसी स्टेट का से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, तो जब आप पूरे देश से संबंधित दे रहे हैं तो ऐसे ही पकड़ा जाता है सर। अब बहुत से कहते हैं जी आपने तो ये नहीं पढ़ाया, तो भाई वो स्टेट वाइज पढ़ना होता है, वो थोड़ा और डीप जाकर होता है। स्टेट वाइज जब हम पढ़ेंगे तो भैया हमें उसका डिस्ट्रिक्ट का भी ध्यान रखना पड़ सकता है, कौन सी नदी कहाँ प्रवेश कर रही है, यूपी में कहाँ से निकल रही है, यूपी के अंदर गंगा में कौन सी नदी मिल रही है, तो वो छोटी नदियों को भी जिक्र करेगा सर। समझ में आ गया? लेकिन अगर नेशनल वाइज की बात करें तो इतना काफ़ी है सर। ठीक है, आज हमने भारत की नदियों के बारे में क्लियर किया है। अगली वीडियो का मतलब जब भी जीके की वीडियो होगी उसमें हम मतलब अभी पहले ज्योग्राफी का ही कोई टॉपिक लेकर चलेंगे, हो सकता भारत का, हो सकता विश्व की नदियाँ करा दें, जैसा भी होगा देखते हैं। तो एक बात और भाई, बहुत सारे भाई कह रहे हैं जी जीके ज़्यादा लीजिए, बहुत से रीजनिंग, बहुत सारे मैथ की बात कर रहे हैं, बहुत से हिंदी की बात कर रहे हैं। देखिए सर, मैं सभी चीज़ों का बैलेंस लेकर चलना है, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर हम जीके के 2 या 3 वीडियो डाल रहे हैं तो 2 या 3 वीडियो फिर मैथ की डालें, 2 वीडियो हम हिंदी की डालें, और हफ्ते में या 15 दिन में 1 वीडियो रीजनिंग की भी आ जाए। अब काफ़ी दिन से रीजनिंग की वीडियो नहीं आई है, तो रीजनिंग का एक मॉडल पेपर ले लेंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ कराने को है भी नहीं, टेंशन मत लीजिए। अब ये कहेंगे जी क्यों नहीं है, बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लूँगा जो मुझे लगता है कि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही भैया, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।